हेलो एवरीवन, आज है हमारा नीट रिवीजन का डे 17 जिसमें हम करेंगे क्लास 12th का नेक्स्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर 5 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले चैप्टर का ओवरव्यू देख लेते हैं। मेंडल्स के फैक्टर्स क्या हैं? जीन्स। डीएनए को जेनेटिक मटेरियल कहा गया है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में, या मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए होता है। आरएनए जो होता है वो भी जेनेटिक मटेरियल होता है, बट कुछ वायरसेस में ही होता है। न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं? टू टाइप्स के न्यूक्लिक एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। डीएनए जिसका फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, नेक्स्ट है आरएनए जिसका फुल फॉर्म है राइबोन्यूक्लिक एसिड। दोनों ही जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर है। पॉलीमर मतलब कि इसमें न्यूक्लियोटाइड का जो मोनोमर होगा सिंगल यूनिट वो कंबाइन हो के एक पॉलीमर फॉर्म करेगा, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स का। नेक्स्ट है फंक्शन क्या है डीएनए का? ये हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन मींस कि वो कैरेक्टर्स जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होंगे उसे बोला जाता है हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि स्किन का कलर हो गया, ब्लड ग्रुप हो गया, हाइट हो गया, ये सब ये जेनेटिक मटेरियल है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में। आरएनए क्या है? आरएनए जो होता है वो फिर 3 टाइप्स के होते हैं। एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए जिसे हम अडेप्टर आरएनए या ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं, आरआरएनए जिसे हम राइबोसोमल आरएनए या स्ट्रक्चरल आरएनए भी बोला जाता है। एक फोर्थ टाइप है आरएनए का जो कि कैटालिटिक होता है, मतलब उसमें एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, और वो आरएनए जिनमें एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है उसे हम बोलते हैं राइबोजाइम्स। और आरएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल तो है पर कुछ वायरसेस में है, और मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। नेक्स्ट डीएनए क्या होता है? डीएनए का बेसिक क्या है? डीएनए जो है वो लॉन्ग पॉलीमर है किसका? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का। इसका जो लेंथ है डीएनए का वो बीपी बेस पेयर्स में मेजर किया जाता है। डीएनए का साइज और एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये क्या है? 5X174, ये एक बैक्टीरियोफाज है जिसमें 5386 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। नेक्स्ट आता है लैम्ब्डा फेज, इसमें 48502 बेस पेयर्स आते हैं। ई कोली में 4.6 × 10⁻6 बेस पेयर्स होते हैं, और ह्यूमन में 3 × 3 × 10⁻9 बेस पेयर्स होते हैं। तो ये साइज है डीएनए का। अब न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हर एक न्यूक्लियोटाइड में 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। तो सारे न्यूक्लियोटाइड में ये 3 सीक्वेंस होंगे। शुगर क्या होगा? अगर डीएनए है तो उसमें शुगर होगा डीऑक्सीराइबोज, और अगर वो आरएनए मॉलिक्यूल है तो उसमें शुगर प्रेजेंट होगा राइबोज। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आता है विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर इज प्रेजेंट इन द डीएनए और आरएनए, ठीक है। तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज और आरएनए में राइबोज। नाइट्रोजन बेस क्या होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं ये, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स वो होंगे जिसमें डबल रिंग होगा, 2 रिंग होगा, जैसे ये इमेज में दिखाया गया है। पिरिमिडिन्स कौन से होंगे? जिसमें सिंगल रिंग होगा, 1 रिंग होगा। प्यूरिन्स के फिर 2 एग्जांपल्स हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन। एडेनिन को हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, ग्वानिन को हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। पिरिमिडिन्स में 3 आते हैं, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। साइटोसिन को हम सी से डिनोट करते हैं, थायमिन को हम टी से, और यूरेसिल को हम यू से करते हैं, ठीक है। ये थायमिन और यूरेसिल क्या है? थायमिन डीएनए में प्रेजेंट होता है, आरएनए में ये जो थायमिन है वो रिप्लेस हो जाता है यूरेसिल से, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं। न्यूक्लियोसाइड है, इसका मतलब क्या हुआ? बेस और शुगर दोनों को एक साथ बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? जब बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट आ जाता है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि न्यूक्लियोटाइड क्या हो गया? न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। या फिर न्यूक्लियोटाइड हम किसे बोलेंगे? बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, ठीक है। लिंकेजेस देख लेते हैं। बेस और शुगर एक दूसरे से कंबाइन होंगे एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू। शुगर और फॉस्फेट कंबाइन होंगे फॉस्फोएस्टर बॉन्ड के थ्रू। न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से अटैच्ड होंगे 3-5- फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू। डाइस्टर मींस 2 फॉस्फोरस बॉन्ड होंगे। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का जो बैकबोन है वो शुगर प्लस फॉस्फेट से बना होता है। जो बेस होते हैं वो आउटवर्ड की तरफ प्रोजेक्ट होते हैं। वन एंड जो होता है उस पर 5' एंड होता है, जो दूसरा एंड होता है उस पर 3' एंड होता है। जैसे मान लो ये है तो ये 5' एंड हो गया, ये 3' एंड हो गया। डिस्कवरी देख लेते हैं। फ्रेडरिच मिक्सचर आए थे 1869 में, उन्होंने डीएनए को डिस्कवर किया था और उन्हें क्या नाम दिया? न्यूक्लिन। डबल हेलिक्स मॉडल आया फिर 1953 में। इसे डिस्कवर किया था डबल हेलिक्स मॉडल को जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक साइंटिस्ट ने। किसके बेसिस पे ये डबल हेलिक्स मॉडल डिस्कवर हुआ? एक्सरे डाटा, एक्सरे डिफ्रैक्शन किया गया था इसमें, ठीक है। और ये एक्सरे डाटा किसने किया था? जो रोजलिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किंस, इन दोनों के एक्सरे डाटा के बेसिस पे जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। तो डबल हेलिक्स मॉडल जो है वो एक्सरे डिफ्रैक्शन पे बेस है। फिर आता है चरगाफ्स रूल। ये क्या होता है? ए जो है वो टी के साथ बेस पेयर करेगा, और जो जी है वो सी के साथ बेस पेयर करेगा। एडेनिन, ए से एडेनिन, टी से थायमिन, जी से ग्वानोसिन, सी से साइटोसिन। और आरएनए में ये जो थायमिन है वो यूरेसिल से रिप्लेस हो जाता है। अब डीएनए डबल हेलिक्स की फीचर्स देख लेते हैं। 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है इसमें, दोनों ही एंटी पैरेलल होते हैं, ठीक है। एक स्ट्रैंड जो होगा उसका 5' to 3' डायरेक्शन होगा, जैसे कि ये दिखाया गया है। दूसरा जो स्ट्रैंड होगा उसका 3' to 5' डायरेक्शन होगा, जैसे कि ये है।
कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग मींस ए जो है हमेशा टी के साथ ही बाइंड होगा और उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितने होंगे 2, और जी जो है वो हमेशा सी से बाइंड होगा और कितने हाइड्रोजन बॉन्ड से बाइंड होगा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से। इसका मतलब क्या हुआ, प्यूरिन हमेशा पेयर करेगा पिरिमिडिन के साथ। हेलिक्स का डिटेल देख लेते हैं। राइट हैंड हेलिक्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, राइट हैंडेड क्लॉकवाइज होता है। पिच बोलते हैं, ये जो डिफरेंस होता है इसे पिच बोलते हैं, 3.4 नैनोमीटर होता है। बेस पेयर पर टर्न कितने होते हैं, 10 बेस पेयर्स होते हैं पर टर्न। डिस्टेंस कितना होता है बेस पेयर्स के बीच में, ये वाला डिस्टेंस वो होता है 0.3 नैनोमीटर। स्टेबिलिटी क्या क्यों आती है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड्स और बेस की स्टैकिंग होती है, इसकी वजह से स्टेबल होता है। ये हम बात कर रहे हैं डीएनए की। सेंट्रल डोग्मा क्या होता है, डीएनए जो है वो आरएनए में कॉपी होगा, आरएनए से फिर क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, इसे बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। कई बार क्या होता है, ये आरएनए जो है वो फिर डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है, इसे बोला जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और इसमें एंजाइम कौन सा यूज होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मतलब आरएनए डीएनए में कन्वर्ट होगा, वो किस एंजाइम की वजह से होता है, तो इस प्रोसेस को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं और एंजाइम इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इन्वॉल्व होता है। तो आप ये याद रखना, सेंट्रल डोग्मा जो होता है डीएनए है, डीएनए अपनी खुद की कॉपी बना सकता है, इस प्रोसेस को रेप्लिकेशन बोलते हैं। डीएनए से आरएनए कन्वर्ट होगा, उसे ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे, और आरएनए जब प्रोटीन बनाएगा उसे बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। कई बार क्या होता है, आरएनए डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो होता है वो इन्वॉल्व होता है। तो आपको सेंट्रल डोग्मा याद रखना है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, ये है सेंट्रल डोग्मा। नेक्स्ट है डीएनए हेलिक्स, जो उसकी पैकेजिंग कैसे होती है। डीएनए का लेंथ देख लेते हैं। डिस्टेंस कितना होता है 2 बेस पेयर्स के बीच में, 0.34 नैनोमीटर। मैमेलियन सेल का डीएनए लेंथ कितना होता है, 2.2 मीटर लगभग। न्यूक्लियस का साइज है इनका 10⁻⁻⁶ मीटर। इसलिए जो डीएनए है उसे हाई लेवल ऑफ पैकेजिंग चाहिए। प्रोकैरियोटिक डीएनए पैकेजिंग कैसे होता है, डीएनए प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोइड के फॉर्म में, वेरी इंपॉर्टेंट। डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और डीएनए के ऊपर फिर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं और उन प्रोटीन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये एक लार्ज लूप्स में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियोइड में प्रेजेंट होता है। एग्जांपल ले लो, ई कोलाई का जो डीएनए लेंथ है वो 1.36 मिलीमीटर है। यूकैरियोटिक डीएनए पैकेजिंग कैसे होती है, इसमें 2 प्रोटीन्स होते हैं, हिस्टोन्स एंड हिस्टोन ऑक्टामर। हिस्टोन क्या होता है, बेसिक है। क्यों बेसिक है, क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन होता है। हिस्टोन्स में लाइसिन और आर्जिनिन जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं, रिच होते हैं। हिस्टोन ऑक्टामर क्या है, हिस्टोन ऑक्टामर, इसमें 8 हिस्टोन के मॉलिक्यूल्स होंगे, इसलिए इसको हिस्टोन ऑक्टामर बोला है, और ये हिस्टोन ऑक्टामर फॉर्म करेगा। न्यूक्लियोसोम क्या है, डीएनए जो है वो हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड ही रैप्ड होता है, और क्रोमेटिन का ये बेसिक यूनिट है न्यूक्लियोसोम, और इसमें लगभग 200 बेस पेयर डीएनए होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिक यूनिट क्रोमेटिन का क्या है, न्यूक्लियोसोम। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो, ये जो है वो हिस्टोन ऑक्टामर है और इसके अराउंड जो है डीएनए रैप्ड है। ठीक है, और ये जो है ये H1 हिस्टोन प्रोटीन है। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियोइड में था डीएनए, और यहाँ पे यूकैरियोट्स में जो डीएनए है वो न्यूक्लियोसोम पे अटैच्ड है या पैक्ड है। क्रोमेटिन क्या होता है, जब न्यूक्लियोसोम रिपीट होते जाते हैं वो क्रोमेटिन फॉर्म करते हैं। जैसे एक न्यूक्लियोसोम कंबाइन होगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, तो ऐसे कर करके न्यूक्लियोसोम जब रिपीट करते हैं अपने आप को तो वो क्रोमेटिन फॉर्म करते हैं। और ये कैसे दिखते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि एक स्ट्रिंग में बीट्स हैं। ठीक है, मोती है एक स्ट्रिंग में, बीट्स ऑन स्ट्रिंग, और इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ईएम के अंदर देखा गया। तो आप इस चीज़ से याद रखना, न्यूक्लियोसोम मतलब बीट, न्यूक्लियोसोम जो है वो बीट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मोती को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो क्रोमेटिन का थ्रेड है वो स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। हायर ऑर्डर पैकेजिंग देख लेते हैं। हायर ऑर्डर पैकेजिंग का सीक्वेंस क्या है, डीएनए पहले न्यूक्लियोसोम में रैप्ड होगा, फिर न्यूक्लियोसोम क्रोमेटिन में, फिर क्रोमेटिन फाइबर में, फिर उससे क्रोमोसोम में। तो ये सीक्वेंस है डीएनए के पैकेजिंग का, किसमें, यूकैरियोट्स में। हायर में एनएचसी प्रोटीन क्या होते हैं, एनएचसी का फुल फॉर्म है नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये किस में हेल्प करता है, हाई लेवल पैकेजिंग में हेल्प करता है। क्रोमेटिन के टाइप्स देख लेते हैं। 2 टाइप्स के क्रोमेटिन होते हैं, यूक्रोमेटिन एंड हेटेरोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन क्या होता है, लूजली पैक्ड होता है और लाइटली स्टेन्ड होता है। लाइटली स्टेन्ड मींस कि ये जो डाई का कलर होता है उसको लाइटली लेगा, और ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, ट्रांसक्राइब हो सकता है। हेटेरोक्रोमेटिन क्या होता है, डेंसली पैक्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, और ये डार्कली स्टेन्ड होता है, डार्क कलर में स्टेन होता है, और ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव और ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव वाला यूक्रोमेटिन और ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव वाला हेटेरोक्रोमेटिन। पैकेजिंग ऑर्डर देख लेते हैं एक बार, ऐसे भी आ सकता है, डीएनए न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम क्रोमेटिन, या क्रोमेटिन से फिर क्रोमोसोम, और ये भी सही है। डीएनए दोनों में से कोई भी सीक्वेंस आपसे पूछ सकते हैं।
हैं डीएनए से न्यूक्लियोसोम बना, न्यूक्लियोसोम से क्रोमेटिन, क्रोमेटिन से क्रोमेटिन फाइबर, उससे क्रोमोसोम। बस ये वाला जो स्टेप है वो, ठीक है। तो इस वे में भी आप लर्न कर लो, इस वे में भी लर्न कर लो। क्रोमेटिन से ही क्रोमेटिन फाइबर बना। नेक्स्ट जेनेटिक मटेरियल का सर्च किया हुआ, सबसे की क्वेश्चन आता है कि कौन सा मटेरियल जेनेटिक मटेरियल है। तो आंसर जो था वो बाद में प्रूव हुआ एज अ डीएनए। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं, ग्रिफिथ साइंटिस्ट ने किया था। इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई ऑर्गेनिज्म को यूज किया था। अब इसमें दो स्ट्रेन्स आते हैं, एस स्ट्रेन एंड आर स्ट्रेन। एस स्ट्रेन जो था वो स्मूथ था, आर वाला जो था रफ था, इसलिए उनको नाम दिया एस और आर। एस स्ट्रेन जो था उस पे पॉलीसेकेराइड के कोट थे, वायरुलेंट था। वायरुलेंट मतलब कि डिजीज कॉज करने के लिए एबल था और ये निमोनिया कॉज करता है। जो आर स्ट्रेन था वो उसके पास पॉलीसेकेराइड कोट नहीं थे, वो नॉन वायरुलेंट था और ये निमोनिया कॉज नहीं करता है। तो ग्रिफिथ ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, सबसे पहले फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में उन्होंने देखा कि लाइव एस मतलब जो लिविंग एस स्ट्रेन थे वो लिया, उससे माइस क्या हुआ, वो डाई हो गया। ऑब्जर्वेशन सेकंड क्या था, उन्होंने फिर लाइव आर लिया, रफ वाला स्ट्रेन लिया, उससे माइस जो था वो लाइव रहा, जिंदा रहा। ऑब्जर्वेशन 3 में क्या देखा, उन्होंने हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया, तो भी माइस जो था वो जिंदा रहा। फोर्थ में ऑब्जर्वेशन फोर्थ में क्या था, उन्होंने हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया और साथ में लाइव आर वाला लिया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, माइस जो था डाई हो गया। तो यहाँ पे जो लिविंग एस बैक्टीरिया रिकवर्ड हुए। इससे कंक्लूजन क्या निकला कि कुछ तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है डेड एस बैक्टीरिया से, ठीक है, जो कि कन्वर्ट कर दे रहा है आर को एस में, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हो रहे हैं, जो आर स्ट्रेन भी है वो भी वायरुलेंट बन जा रहे हैं, क्योंकि आर स्ट्रेन तो नॉन वायरुलेंट है, पर कुछ तो ट्रांसफर हो रहा है डेड एस से, जो कि आर वाले को भी एस बना दे रहे हैं, मतलब वायरुलेंट बना दे रहे हैं, ठीक है। तो पर जो नेचर था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का वो भी आइडेंटिफाई नहीं हुआ। बस इतना कहा गया कि कुछ तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है। बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन देख लेते हैं इसका। फिर 3 साइंटिस्ट आए, ऑसवाल्ड एवेरी, कॉलिन मैक्लियोड एंड मैकलिन एमसी-कार्टी। इन्होंने क्या किया, प्यूरिफाई किया डीएनए आरएनए प्रोटीन्स को एस स्ट्रेन से। उसके बाद देखा कि सिर्फ जो डीएनए है वही ट्रांसफॉर्म कर रहा है आर को एस में। तो एंजाइम टेस्ट कौन से किए गए, प्रोटीज लिया गया। प्रोटीज है, नाम से पता चल रहा है ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हो रहा है। आरएनएस लिया, आरएनए डाइजेस्ट कर रहा है आरएनए को, मतलब ब्रेक डाउन कर रहा है आरएनए को, यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। फिर उन्होंने तीसरा एंजाइम लिया डीएनएस, ये डीएनए को डाइजेस्ट कर रहा है। अब डीएनए डाइजेस्ट मतलब डीएनए खत्म हो गया, तो इसमें क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन स्टॉप हो गया। मतलब जब तक डीएनए था ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, जैसे ही डीएनए डाइजेस्ट हुआ वैसे ट्रांसफॉर्मेशन स्टॉप हो गया। इससे क्या कंक्लूजन निकला कि जो डीएनए है वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, वेरी इंपॉर्टेंट। और डीएनए ही जो है वो हेरिडिटरी मटेरियल या जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं। डीएनए क्या होता है, ये एंजाइम होता है जो डीएनए को डाइजेस्ट करता है। डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। और ये फ्लो चार्ट में देख लेते हैं, लाइव एस लिया गया पहले, माइस डाई हो गया, फिर लाइव आर लिया गया, माइस लाइव रहा। हीट किल्ड एस लिया गया, माइस तभी भी लाइव रहा। फिर उसके बाद उन्होंने हीट किल्ड एस प्लस लाइव आर लिया, इससे क्या हो गया, माइस जो था वो मर गया और उससे क्या हुआ, लाइव जो एस थे वो रिकवर्ड हुए, ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है वो डीएनए है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, ये किसने प्रूव किया था, हार्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट ने। हार्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट, ये दो साइंटिस्ट थे, अल्फ्रेड हार्शे एंड मार्था चेस। हार्शे चेस ने कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज किया, सबसे पहले उन्होंने बैक्टीरियोफाज लिया। बैक्टीरियोफाज किया, ये एक वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, और होस्ट उन्होंने लिया ई कोले, मतलब उन्होंने ई कोले को बैक्टीरियोफाज से इन्फेक्ट करवाया। रेडियो एक्टिव लेबलिंग ली, उन्होंने डीएनए को लेबल किया 32 फॉस्फोरस से, और ये रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है, इसमें डीएनए जो थे वो फॉस्फोरस कंटेन करते थे। प्रोटीन को भी लेबल किया, प्रोटीन उन्होंने लिया 35S जो कि रेडियो एक्टिव सल्फर थे, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा फॉस्फोरस लिया, 32P, कौन सा सल्फर लिया, 35S। अब 35S में प्रोटीन जो थे वो सल्फर कंटेन करते थे। एक्सपेरिमेंट क्या किया उन्होंने, फाज लिया, उसके पास 32P डीएनए था, उन्होंने ई कोले को इन्फेक्ट करवाया, तो इससे क्या हुआ, जो बैक्टीरिया है वो भी रेडियो एक्टिव बन गया, क्योंकि फाज के पास पहले ही 32P था, ठीक है, डीएनए था, रेडियो एक्टिव डीएनए था, तो इसकी वजह से बैक्टीरिया भी रेडियो एक्टिव हो गया। फिर उन्होंने फाज 35S प्रोटीन लिया, दो फाजेस लिए थे, जिसमें एक में 32P डीएनए था और एक में 35S प्रोटीन था, और इन दोनों से ही उन्होंने फिर ई कोलाई को इन्फेक्ट करवाया। तो वो फाज जिसके पास 32P डीएनए था उसमें जो बैक्टीरिया है वो भी रेडियो एक्टिव बन गया। वो फाज जिसके पास 35S प्रोटीन था उसमें बैक्टीरिया जो था वो नॉन रेडियो एक्टिव रहा। सो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, ये प्रूव किया था हार्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट ने। और जो इससे पहला वाला एक्सपेरिमेंट था जो कि है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट ने सिर्फ ये प्रूव किया था, या फिर ये जो 3 साइंटिस्ट आए थे, ओसवाल्ड एवेरी, कॉलिन मैक्लियोड एंड मैकलिन एमसी-कार्टी, इन्होंने ये प्रूव किया था कि डीएनए ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है। तो इन तीनों साइंटिस्ट ने डीएनए को एज अ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ये इनकी डिस्कवरी थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, ये हार्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट था, ठीक है।
जिसने प्रूव किया था डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। इसके की स्टेप क्या थे? फाज इन्फेक्ट करा बैक्टीरिया को, अब जो ब्लेंडर है वो वायरल कोट को रिमूव कर रहा है, फिर उसके बाद उसको सेंट्रीफ्यूज किया गया। सेंट्रीफ्यूगेशन जो है वो सेपरेट कर रहा है बैक्टीरिया एंड फाज के कोट को। यहाँ पे मैंने ये वन वर्ड में लिखा है रिवीजन के लिए, जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया यहाँ वन वर्ड में लिखा है, तो आप क्विक रिवीजन के लिए ये भी देख सकते हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है जेनेटिक मटेरियल की? जेनेटिक मटेरियल के पास ये चारों प्रॉपर्टी होना चाहिए। रेप्लिकेशन मतलब सेल्फ डुप्लीकेशन, वो अपने अमाउंट को डबल करना चाहिए जेनेटिक मटेरियल। स्टेबिलिटी, वो केमिकली और स्ट्रक्चरली दोनों तरफ से ही स्टेबल होना चाहिए। म्यूटेशन होना चाहिए, म्यूटेशन होगा तभी वो इवोल्यूशन होगा। और एक्सप्रेस करना चाहिए, तभी वो कैरेक्टर्स को प्रोड्यूस करेगा। अगर वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा तो कैरेक्टर्स भी प्रोड्यूस नहीं होंगे। अब डीएनए वर्सेस आरएनए क्या होता है? रेप्लिकेशन देख लेते हैं। डीएनए जो है वो अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है, अपनी रेप्लिका बना सकता है, अपनी खुद की कॉपी बना सकता है, उसे रेप्लिकेशन बोलते हैं। आरएनए भी रेप्लिकेट कर सकता है और दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग शो करते हैं। अब है स्टेबिलिटी क्या होती है? डीएनए जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, आरएनए जो होता है लेस स्टेबल होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? आरएनए के पास 2-OH ग्रुप होता है जो कि ज्यादा रिएक्टिव होता है। आरएनए जो होता है वो कैटालिटिक होता है। कैटालिटिक मतलब उसके पास एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है। वो आरएनए जिनके पास एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है उन्हें हम राइबोजाइम बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। तो आरएनए कैटालिटिक होता है, इसकी वजह से ये ज्यादा रिएक्टिव होता है। डीएनए के पास 2-OH ग्रुप नहीं होता है, इसलिए वो लेस रिएक्टिव होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। आरएनए के पास 2-OH ग्रुप होता है, इसलिए वो ज्यादा रिएक्टिव है। और आरएनए के पास कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है, इसलिए वो जो है ज्यादा रिएक्टिव है। और जो थायमिन है वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है डीएनए को। अब देख लेते हैं डीएनए और आरएनए। डीएनए ज्यादा स्टेबल है ठीक है, और लेस रिएक्टिव है। लेकिन जो आरएनए है वो लेस स्टेबल है पर ज्यादा रिएक्टिव है। और आरएनए ज्यादा रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि उसके पास 2-OH ग्रुप है, ठीक है। और डीएनए जो है वो कम रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि उसके पास 2-OH ग्रुप जो है वो एब्सेंट है। ओके, म्यूटेशन देख लेते हैं। दोनों डीएनए और आरएनए म्यूटेट हो सकते हैं। आरएनए फास्टर म्यूटेट होता है, क्यों? क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए फास्टर म्यूटेट करेगा। आरएनए जो है वो आरएनए वायरस जो है वो रैपिडली इवॉल्व भी होते हैं। जैसे कि एग्जांपल देख लो टीएमबी, जिसका फुल फॉर्म है टोबैको मोजाइक वायरस, और क्यू बीटा बैक्टीरियोफाज। एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर्स देख लेते हैं। आरएनए जो है वो डायरेक्टली प्रोटीन को सिंथेसाइज कर सकता है, लेकिन जो डीएनए है वो डायरेक्टली प्रोटीन को सिंथेसाइज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पहले डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट होना पड़ेगा, फिर आरएनए से प्रोटीन बनेगा। बट आरएनए तो है वो डायरेक्टली प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकता है। डीएनए बेटर जेनेटिक मटेरियल क्यों है? क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है और लेस रिएक्टिव है। दूसरा, ये बेटर स्टोरेज है इंफॉर्मेशन का, ये बेटरली इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है, इसीलिए डीएनए जो है वो प्रेफर्ड जेनेटिक मटेरियल है। ये 3 फीचर्स हैं। आरएनए अब इंपॉर्टेंट क्यों है? आरएनए भी इंपॉर्टेंट है ताकि इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर बेटर हो सके। ये मैसेंजर मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करता है, अडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करता है। प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी जो होता है वो आरएनए के अराउंड ही इवॉल्व हुआ है, ठीक है। सो आरएनए जो है वो एक्सप्रेशन और ट्रांसमिशन के लिए बेटर है। की डिफरेंस देख लेते हैं डीएनए और आरएनए में। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है, आरएनए में राइबोज होता है। डीएनए में थायमिन होता है और आरएनए में थायमिन की जगह यूरेसिल होता है, जिसको हम कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। डीएनए ज्यादा स्टेबल होता है, आरएनए लेस। डीएनए अब लेस रिएक्टिव होगा और आरएनए ज्यादा रिएक्टिव होगा। डीएनए बेटर स्टोरेज है इंफॉर्मेशन का, और आरएनए जो होता है बेटर एक्सप्रेशन है, ठीक है, बेटरली एक्सप्रेस करता है। डीएनए में म्यूटेशन स्लो होता है, आरएनए में म्यूटेशन फास्टर होता है। क्यों म्यूटेशन फास्टर होता है? क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है आरएनए। क्यों ज्यादा रिएक्टिव है? क्योंकि इसके पास 2-OH ग्रुप है। यहाँ पे जो मैंने ये सब समझाया वो सारा मैंने 1 लाइन रिविजन में लिखा है, तो आप ये देख लेना क्विक रिविजन के लिए। आरएनए वर्ल्ड एंड डीएनए रेप्लिकेशन देख लेते हैं। आरएनए जो था वो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था। आरएनए को फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कहा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? एविडेंस क्या है इसके? क्योंकि जो अर्ली लाइफ है वो आरएनए के अराउंड इवॉल्व हुआ था। आरएनए जो है वो मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन और स्प्लाइसिंग में इन्वॉल्व था। आरएनए का फंक्शन क्या है? जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है कुछ वायरसेस में, और ये कैटालिटिक भी है। कैटालिटिक जहाँ पे आरएनए की प्रॉपर्टी होती है उस आरएनए को राइबोजाइम्स बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइबोजाइम क्या होता है? राइबोजाइम वो आरएनए जिसके पास कैटालिटिक या एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी होती है। लिमिटेशंस क्या है आरएनए का? ये ज्यादा रिएक्टिव है, अनस्टेबल है और इजिली डिग्रेड हो जाता है। इवोल्यूशन कैसे हुआ? आरएनए फिर डीएनए में कन्वर्ट हुआ। डीएनए क्यों इवॉल्व हुआ? क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है, लेस रिएक्टिव है और बेटर स्टोरेज है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का। डीएनए बेटर स्टोरेज है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का, और जो आरएनए है वो बेटर एक्सप्रेशन है। एडिशनल एडवांटेज क्या है डीएनए का? डबल स्टैंडर्ड है, और ये इसमें जो रिपेयर मैकेनिज्म होता है वो प्रेजेंट है। मतलब अगर डीएनए कोई डिस्ट्रॉय होता है तो अपने आप को रिपेयर कर सकता है, ठीक है। ग्रेटर स्टेबिलिटी है इसकी। डीएनए रेप्लिकेशन देख लेते हैं। वॉटसन एंड क्रिक मॉडल आया था, इन्होंने डीएनए रेप्लिकेशन मॉडल को प्रपोज किया था
इसका आइडिया क्या था कि जो दोनों स्टैंड होते हैं वो सेपरेट होंगे और हर एक जो स्टैंड है फिर एक टेम्पलेट की तरह एक्ट करेगा और उससे न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड फॉर्म्ड होंगे। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन है, इसमें क्या कहा उन्होंने, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन मतलब क्या होता है कि हर एक जो डॉटर डीएनए है वो कंटेन करेगा एक पेरेंट का स्ट्रैंड और दूसरा न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। ठीक है, पेरेंट डीएनए से क्या बना, डॉटर डीएनए, और इस डॉटर डीएनए के पास पेरेंट का स्ट्रैंड भी होगा और एक न्यू स्ट्रैंड भी होगा। इसे बोला गया सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है मेसेल्सन एंड स्टाहल एक्सपेरिमेंट। इसमें कौन से ऑर्गेनिजम्स थे यूज हुए थे, ई कोलाई, एस्चेरिशिया कोलाई। इसमें 2 आइसोटोप यूज किए गए, 15N, 15N मतलब नाइट्रोजन, 15 नाइट्रोजन, ये 15 वाला जो था वो हैवी नाइट्रोजन था और जो 14N था वो लाइट नाइट्रोजन था। एक्सपेरिमेंट कौन सा किया गया मेसेल्सन एंड स्टाहल ने, स्टेप फर्स्ट में उन्होंने ई कोलाई को ग्रो किया 15 NH4Cl में, ठीक है, 15 अमोनियम क्लोराइड में। इससे डीएनए जो हो गया वो हैवी हो गया, ठीक है, 15N आ गया डीएनए में। स्टेप सेकंड में ट्रांसफर किया सोडियम क्लोराइड को और रेप्लिकेशन को अलाउ किया। स्टेप 3 में क्या हुआ, सेपरेट किया डीएनए को सीशियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफिकेशन को यूज करके। ठीक है, सीशियम क्लोराइड ये क्या है, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफिकेशन में यूज किया गया। रिजल्ट क्या आ गया, एक जनरेशन के बाद, ई कोलाई में एक जनरेशन कब होता है, 20 मिनट के बाद, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या देखा उन्होंने कि 100% हाइब्रिड डीएनए था। हाइब्रिड डीएनए मतलब 15N भी था, 14N भी था। 2 जनरेशंस के बाद, 2 जनरेशंस कब आता है, ई कोलाई में 40 मिनट के बाद। इसमें 50% हाइब्रिड डीएनए था और 50% जो था लाइट डीएनए था। हाइब्रिड डीएनए मतलब कि उस पर लाइट भी होगा डीएनए और हैवी डीएनए भी होगा, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, उसे बोला हाइब्रिड डीएनए। 4 जनरेशन के बाद, 4 जनरेशन कब होगा, 80 मिनट के बाद। यहाँ पे क्या देखा गया कि जो हाइब्रिड डीएनए है वो 25% है। हाइब्रिड डीएनए मतलब जिसके पास दोनों है, लाइट और हैवी, और जो लाइट डीएनए है वो सिर्फ 75% है और हाइब्रिड डीएनए सिर्फ 25%। इससे कंक्लूजन क्या निकला, जो डीएनए है वो सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन क्या होता है, मतलब जो पेरेंट डीएनए है स्ट्रैंड है वो क्या फॉर्म करेगा, न्यू डीएनए स्ट्रैंड। ठीक है, तो जो न्यू स्ट्रैंड होगा उसके पास एक पेरेंट का स्ट्रैंड होगा और एक न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डीएनए सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। और ये किसने प्रूव किया था, मेसेल्सन एंड स्टाहल एक्सपेरिमेंट ने। फिर आते हैं हायर ऑर्गेनिजम्स का प्रूव किया है टेलर, वुड्स एंड ह्यूगिस ने। ऑर्गेनिज्म फीसिया फैबा पे एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने रेडियो एक्टिव थायमिन यूज किया था और प्रूव किया था कि यूकैरियोट्स में भी सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होता है। तो रेप्लिकेशन क्या है, सेमी कंजर्वेटिव है। क्या मतलब है इसका, डॉटर स्ट्रैंड में एक पेरेंट का स्ट्रैंड होगा और एक न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होगा। और ये एक्सपेरिमेंट प्रूव किया गया, मेसेल्सन एंड स्टाहल ने प्रूव किया था। ठीक है, उन्होंने मेसेल्सन एंड स्टाहल ने सिर्फ एक सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन बस दिया था और यूकैरियोट्स में इसको प्रूव किया था टेलर, वुड्स एंड ह्यूगिस ने। मेसेल्सन ने ई कोलाई में किया था और इन तीनों साइंटिस्ट ने किया था यूकैरियोट्स में। फिर डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, मेन एंजाइम डीएनए रेप्लिकेशन में होता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये डीएनए टेम्पलेट को यूज करेगा और न्यू डीएनए के स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करेगा और बहुत ही फास्ट होता है और हाईली एक्यूरेट होता है। इसमें एनर्जी सोर्स जो होता है डीएनटीपीएस होता है, जिसे हम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट भी बोलते हैं। ये सबस्ट्रेट की तरह एक्ट करेगा, पॉलीमराइजेशन के लिए एनर्जी प्रोवाइड करेगा और ये हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड फॉर्म करता है। फिर आता है रेप्लिकेशन फॉर्क। क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो रेप्लिकेशन फॉर्क पे होता है। ये डीएनए हेलिक्स की एक स्मॉल ओपनिंग होती है, उसे रेप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं, जहाँ पे रेप्लिकेशन डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। एंटायर डीएनए डज नॉट अनवाइंड एट वंस। जो पूरा डीएनए है वो एक ही बार में अनवाइंड नहीं होगा, इसे टाइम लगता है। स्पीड क्या है, ई कोलाई डीएनए जो होता है उसमें 4.6 × 10⁶ बेस पेयर होता है। रेप्लिकेशन जो है वो 18 मिनट में कंप्लीट होगा। इसका रेट क्या है, 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। डायरेक्शन क्या होता है सिंथेसिस का, डीएनए पॉलीमरेज जो है वो सिर्फ 5' से 3' डायरेक्शन में वर्क करता है। अब रेप्लिकेशन फॉर्क में 2 स्ट्रैंड्स आते हैं, लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड क्या होता है, इसका टेम्पलेट होता है 3' से 5' में। लीडिंग स्ट्रैंड का टेम्पलेट होता है 5' to 3'। लीडिंग स्ट्रैंड पे जो रेप्लिकेशन है वो कंटिन्यूअस होगी, देखो कंटिन्यूअस हो रही है। लीडिंग स्ट्रैंड पे क्या होगा, सॉरी ये लैगिंग स्ट्रैंड है, यहाँ पे मिस्टेक है। ठीक है, लैगिंग इसको क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे जो रेप्लिकेशन है वो डिसकंटिन्यूअस है, मतलब यहाँ पे डीएनए के फ्रेगमेंट्स फॉर्म हो रही है। देखो डीएनए के फ्रेगमेंट्स लिखे, फिर बाद में डीएनए लाइगेज आएगा। ये एंजाइम क्या करेगा, ये जो डीएनए के डिसकंटिन्यूअस जो फ्रेगमेंट्स है उसको ज्वाइन करेगा। ये जो लैगिंग स्ट्रैंड पे जो गैप है उसको सील करेगा। ठीक है, वो कौन करेगा, डीएनए लाइगेज। तो डीएनए लाइगेज क्या करता है, डीएनए फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करता है। तो आप यहाँ पे डायग्राम में देखो, ये है कंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रहा है यहाँ पे, और ये देखो ये है डिसकंटिन्यूअस जो कि लैगिंग स्ट्रैंड है। अब नेक्स्ट आता है ओराई। ओराई को ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होता है, ओराई होता क्या है, ये एक स्पेसिफिक साइट है जहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। ओराई पे होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन जो है रैंडमली स्टार्ट नहीं होता। ई कोलाई जो है उसके पास डेफिनेट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या होता है, जो वेक्टर्स होता है उसके पास ओराई होता है।
यूकैरियोट्स में रेप्लिकेशन क्या होता है, ये एस फेज के टाइम होता है और ये सेल डिवीजन के साथ कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए। अगर सेल डिवीजन फेलियर हुआ रेप्लिकेशन के बाद तो उससे पॉलीप्लॉइडी की कंडीशन आ सकती है। नंबर्स E. coli में डीएनए में 4.6 × 10⁶ बेस पेयर होता है, ह्यूमन में 6.6 × 10⁹ बेस पेयर होता है। रेप्लिकेशन रेट क्या है, 2000 बेस पेयर पर सेकंड। E. coli रेप्लिकेशन टाइम होता है 18 मिनट। क्विक रिवीजन देख लेते हैं। रेप्लिकेशन का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन आएगा जो कि रेप्लिकेशन फॉक पे होगा। डीएनए पॉलीमरेज आएगा जो कि 5' to 3' में वर्क करेगा। इसके दो स्ट्रैंड्स होते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड जो कि कंटिन्यूअस है, ठीक है, और लैगिंग स्ट्रैंड जो कि डिसकंटिन्यूअस है। फिर लैगिंग स्ट्रैंड के जो डीएनए फ्रेगमेंट्स होंगे उनको डीएनए लाइगेज ज्वाइन करेगा और 2 डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे। नेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए से आरएनए में बनेगा, उसे ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। इसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की कॉपिंग होती है डीएनए से आरएनए में। बेस पेयरिंग ए यू के साथ पेयर करेगा, जी सी के साथ। यूरेसिल रिप्लेस करेगा थाइमिन को आरएनए में। की डिफरेंस देख लेते हैं रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में। रेप्लिकेशन में एंटायर डीएनए कॉपी होगा, पूरा डीएनए कॉपी होगा और दोनों ही स्ट्रैंड इन्वॉल्व होंगे। ट्रांसक्रिप्शन में सिर्फ एक डीएनए का सेगमेंट कॉपी होगा, जैसे कि मान लो ये पूरा है तो इसमें से सिर्फ ये सेगमेंट कॉपी होगा, सिर्फ एक ही स्ट्रैंड जो है वो ट्रांसक्रिप्ट होंगे। आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है, ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है। ये आरएनए को सिंथेसाइज करेगा सिर्फ 5' to 3' डायरेक्शन में। सिर्फ एक ही स्ट्रैंड क्यों ट्रांसक्राइब्ड होता है, सबसे पहला रीजन, दोनों स्ट्रैंड्स अगर ट्रांसक्राइब हो गए तो डिफरेंट आरएनए मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा, जिससे कि डिफरेंट प्रोटीन फॉर्म होगा और फिर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करना कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। दूसरा रीजन क्या है, अगर आरएनए जो है कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए फॉर्म हो जाएगा और ट्रांसलेशन जो है वो नहीं होगा। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल, मान लो ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है और ये कोडिंग स्ट्रैंड है, तो इससे आरएनए सीक्वेंस क्या फॉर्म होगा, ये वाला, ठीक है। ये कैसे फॉर्म हुआ इतना डिटेल में हम नहीं कर सकते क्योंकि मैं रिवीजन करवा रही हूँ। नेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के 3 पार्ट्स होते हैं, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। प्रोमोटर में क्या होता है, ये आरएनए पॉलीमरेज का बाइंडिंग साइट होता है और ये 5' एंड के अपस्ट्रीम प्रेजेंट होता है। स्ट्रक्चरल जीन क्या है, ये डीएनए रीजन है जो ट्रांसक्राइब्ड होना है। टर्मिनेटर क्या होते हैं, ये सिग्नल एंड्स होते हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन को रोकते हैं और ये डाउनस्ट्रीम प्रेजेंट होते हैं 3' एंड पे। अब डीएनए स्ट्रैंड्स क्या हो गए ट्रांसक्रिप्शन में, एक हो गया टेम्पलेट स्ट्रैंड और एक हो गया कोडिंग स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड का जो पोलैरिटी होगा वो 3' to 5' होगा, कोडिंग स्ट्रैंड का 5' to 3' होगा। टेम्पलेट स्ट्रैंड आरएनए सिंथेसिस के लिए यूज होगा और जो कोडिंग स्ट्रैंड है वो सेम सीक्वेंस होगा एज आरएनए की तरह और यहाँ पे टी जो है वो यू से रिप्लेस हो जाएगा। तो देखो टेम्पलेट स्ट्रैंड जो 3' से 5' में जा रहा है और जो कोडिंग स्ट्रैंड है वो 5' से 3' में जा रहा है। पोजीशन क्या है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, ये देख लेते हैं। अपस्ट्रीम मतलब कि 5 एंड की तरफ होता है और ये प्रोमोटर रीजन होता है, जैसे ये 5' एंड है तो इसके यहाँ पे प्रेजेंट होगा। डाउनस्ट्रीम क्या होता है, डाउनस्ट्रीम हमेशा 3 एंड की तरफ होता है और ये टर्मिनेटर रीजन होता है, जैसे मान लो ये 3' एंड है तो यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये डाउनस्ट्रीम बोलेंगे। तो प्रोमोटर रीजन अपस्ट्रीम जो कि 5' के एंड पे होगा और जो 3' एंड पे क्या होगा, वो डाउनस्ट्रीम पे वहाँ पे टर्मिनेटर रीजन होगा जो कि 3' एंड पे होगा। तो आप ये चीज याद रखना, मस्ट रिमेंबर, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बनाते हैं। स्ट्रैंड्स टेम्पलेट का 3' to 5' होता है, कोडिंग का 5' to 3' होता है। क्विक रिवीजन देख लेते हैं। प्रोमोटर से आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेंगे, उसके बाद टेम्पलेट स्ट्रैंड आएगा 3' to 5' में, फिर आरएनए सिंथेसिस होगा 5' to 3' में, फिर टर्मिनेटर होगा, फिर आरएनए जो है वो रिलीज हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड जीन देख लेते हैं। जीन क्या है, फंक्शनल यूनिट है इनहेरिटेंस का, डीएनए पे प्रेजेंट होता है और ये कोड करता है प्रोटीन, टीआरएनए एंड आरआरएनए के लिए। सिस्टोन क्या होता है, ये डीएनए सेगमेंट होता है जो सिर्फ एक ही पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करता है। स्ट्रक्चरल जीन्स क्या हो सकते हैं, मोनोसिस्टोनिक भी होते हैं, ये इनके टाइप्स है मोनोसिस्टोनिक एंड पॉलीसिस्टोनिक। मोनोसिस्टोनिक मतलब नाम से पता चल रहा है एक जीन होगा और एक पॉलीपेप्टाइड होगा, ये मेनली यूकैरियोट्स में होता है। पॉलीसिस्टोनिक में एक एमआरएनए होगा पर इसके पॉलीपेप्टाइड्स मल्टीपल होंगे और ये मेनली प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया में होता है। स्प्लिट जीन कॉन्सेप्ट क्या है यूकैरियोट का, इसमें एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स होते हैं। एक्सॉन्स जो होते हैं वो कोडिंग या एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस होते हैं जो कि मैच्योर आरएनए में प्रेजेंट होते हैं। इंट्रॉन्स जो होते हैं वो इंटरविनिंग सीक्वेंस होते हैं, बीच बीच में प्रेजेंट होते हैं और ये प्रोसेसिंग के टाइम इनको रिमूव किया जाता है और ये मैच्योर आरएनए में प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है। सो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन मैच्योर आरएनए, दैट इज एक्सॉन, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर आरएनए, दैट इज इंट्रॉन्स, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरविनिंग सीक्वेंस, दैट इज इंट्रॉन्स, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोडिंग और एक्सप्रेस सीक्वेंस, दैट इज एक्सॉन। यूकैरियोटिक जीन्स को स्प्लिट जीन्स क्यों बोला है, क्योंकि उसमें एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स दोनों प्रेजेंट है। रेगुलेटरी सीक्वेंस देख लेते हैं। प्रोमोटर क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करेगा, स्टार्ट करेगा। रेगुलेटरी सीक्वेंस क्या करेगा, जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है और ये यूजुअली आरएनए और प्रोटीन के लिए कोड नहीं करता है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ आरएनए एंड प्रोसेस क्या है ट्रांसक्रिप्शन का। टाइप्स ऑफ आरएनए 3 टाइप्स के होते हैं, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए एंड आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए। एमआरएनए जो मैसेंजर आरएनए नाम से पता चल रहा है कि ये जेनेटिक मैसेज को कैरी करेगा और एक टेम्पलेट की तरह एक्ट करेगा प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। टीआरएनए जो ट्रांसफर आरएनए है, ये एमिनो एसिड को राइबोसोम के पास लेके आएगा और जो जेनेटिक कोड है उसको रीड करता है, ठीक है। जेनेटिक कोड को कोडॉन्स बोलते हैं। नेक्स्ट जो राइबोसोमल आरएनए है वो स्ट्रक्चर और उसका कैटालिटिक रोल होता है, ठीक है। कपल ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन क्या होता है प्रोकैरियोट्स में,
में यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं है तो mRNA की प्रोसेसिंग नहीं होगी और जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो है वो साइमल्टेनियसली होंगे, ठीक है, एक साथ होंगे। नेक्स्ट है बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन। क्या होता है, इसमें आरएनए पॉलीमरेज इन्वॉल्व होता है, सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है, ये ट्रांसक्राइब करेगा एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए को। स्टेप क्या है, ये हम बात कर रहे हैं बैक्टीरिया की। 3 स्टेप्स होते हैं ट्रांसक्रिप्शन में, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन में क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज जो है वो प्रोमोटर के साथ बाइंड करेगा और इसके लिए सिग्मा फैक्टर की जरूरत होती है। इलॉन्गेशन में क्या होता है, इसमें आरएनए चेन का सिंथेसिस होता है, इलॉन्गेट होगा चेन, लेंथ इंक्रीज होगा, इसमें एनटीपीएस यूज होता है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट यूज होता है, ये फॉलो करता है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग को। टर्मिनेटर थर्ड वाला, इस पे क्या होगा, नाम से पता चल रहा है टर्मिनेशन मतलब कि रोकना, तो यहाँ पे टर्मिनेटर सीक्वेंस पे जो ट्रांसक्रिप्शन का स्टेप है वो स्टॉप हो जाएगा और टर्मिनेशन के लिए रो फैक्टर की जरूरत होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसक्रिप्शन के इनिशिएशन के लिए सिग्मा फैक्टर चाहिए बैक्टीरिया में और टर्मिनेशन, ट्रांसक्रिप्शन के टर्मिनेशन के लिए, रोकने के लिए बैक्टीरिया में रो फैक्टर चाहिए। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, आरएनए पॉलीमरेज एलॉन अगर अकेले है उससे इलॉन्गेशन होगा, अगर आरएनए पॉलीमरेज में सिग्मा फैक्टर है तो वो इनिशिएट करेगा और अगर आरएनए पॉलीमरेज में रो फैक्टर है तो वो ट्रांसक्रिप्शन को टर्मिनेट करेगा। यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज देख लेते हैं। यूकैरियोट्स में 3 आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, आरएनए पॉल फर्स्ट, आरएनए पॉल सेकंड एंड आरएनए पॉल थर्ड। फंक्शन क्या है इसका, आरएनए पॉल फर्स्ट जो है 28S, 18S, 5.8S और आरआरएनए की तरह एक्ट करता है। आरएनए पॉल सेकंड जो है HNRNA की तरह एक्ट करता है। HNRNA क्या होता है, हेटेरोजीनस आरएनए, इसे प्री एमआरएनए भी बोलते हैं। आरएनए पॉल थर्ड जो है वो टीआरएनए, 5S, आरआरएनए एंड एसएनआरएनए की तरह एक्ट करता है। तो आप ट्रिक ये वाला लर्न करें ना फर्स्ट से ऐसे, जैसे कि आपको ईजी होगा लर्न करना। अब नेक्स्ट आता है HNRNA प्रोसेसिंग। तो यूकैरियोट्स में क्या होता है, जो आरएनए की प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, बनने के बाद तभी प्रोसेसिंग के बाद ही एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग होती है आरएनए की, उसके बाद ही मैच्योर आरएनए जो है फॉर्म होता है। HNRNA की प्रोसेसिंग में 3 पार्ट्स होते हैं, स्प्लाइसिंग, कैपिंग एंड टेलिंग। स्प्लाइसिंग में क्या होते हैं, इसमें इंट्रॉन्स रिमूव होगा और एक्सॉन्स जो होंगे एक दूसरे से ज्वाइन हो जाएंगे, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग मतलब इंट्रॉन्स का रिमूव करना, एक्सॉन्स का जुड़ना। नेक्स्ट स्टेप आता है कैपिंग। ये जो तीनों स्टेप हम पढ़ रहे हैं ये आरएनए प्रोसेसिंग का स्टेप है, ठीक है, जो कि यूकैरियोट्स में होता है। कैपिंग में क्या होगा, ये एक 5' एंड पे मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसे MGTP भी बोलते हैं, वो आके एंड हो जाएगा एक कैप की तरह, इसलिए इसे कैपिंग बोला गया है। टेलिंग में क्या होगा, ये 3' एंड पे ऐड होगा टेल की तरह, इसलिए इसको टेलिंग बोला गया है। इसमें क्या होगा, 200 से 300 एडिनाइलेटेड रेजिड्यूज, जिसे पॉली ए टेल बोला गया है, वो 3' एंड पे आके ऐड होगा। कैपिंग 5' पे हो रहा है, कैपिंग में MGTP ऐड हो रहा है, टेलिंग में 3' एंड पे हो रहा है, यहाँ पे पॉली ए टेल ऐड हो रहा है। इन तीनों से क्या होगा, रिजल्ट फॉर्म होगा, HNRNA जो है वो फिर मैच्योर mRNA में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड क्या होता है, ये रिलेशनशिप होता है कोडोन्स के बीच में, कोडोन्स mRNA पे होते हैं और एमिनो एसिड्स के बीच में। ट्रांसफर होता है इन्फॉर्मेशन का फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड टू एमिनो एसिड्स। ये प्रपोज किया गया प्रोटीन सिंथेसिस को एक्सप्लेन करने के लिए। कुछ साइंटिस्ट देख लेते हैं, जॉर्ज गैमाओ, इन्होंने ट्रिपलेट कोड दिया था, मतलब 4:3 64 कोडोन्स प्रेजेंट होते हैं। फतेहर गोबिंद खुराना, इन्होंने आरएनए, आर्टिफिशियल आरएनए सिंथेसाइज किया था और इन्होंने हेल्प किया था जेनेटिक कोड को डिसिफर करने में। मार्शल निरेनबर्ग आए थे, इन्होंने सेल्फ फ्री प्रोटीन सिंथेसिस सिस्टम को यूज किया और जेनेटिक कोड को डिसिफर किया। सिवरो ओकोआ आए, इन्होंने पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइज को डिस्कवर किया, वेरी इंपॉर्टेंट, और आरएनए को सिंथेसाइज किया इन विट्रो मतलब लैब कंडीशन में। नेक्स्ट कुछ सैलिएंट फीचर्स देख लेते हैं जेनेटिक कोड का। ट्रिपलेट कोड, मतलब एक कोडोन जो है उसमें 3 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, जैसे ए ऐसे। टोटल कोडोन्स कितने हो गए, 64। 61 सेंस कोडोन होंगे, उसमें से 3 जो होंगे वो स्टॉप कोडोन होंगे। डीजेनरेट कोड क्या होता है, ठीक है, ये सब फीचर्स हैं जेनेटिक कोड के। डीजेनरेट कोड का मतलब क्या होता है, एक एमिनो एसिड जो होगा वो कोडेड होगा मल्टीपल कोडोन से। नेक्स्ट है कोमालेस कोड। कोडोन्स को कंटिन्यूअसली हम पढ़ेंगे, यहाँ पे कोई पंक्चुएशन नहीं आएगा। फोर्थ है जो जेनेटिक कोड होते हैं वो यूनिवर्सल कोड होते हैं, मतलब नियरली ये सेम होते हैं बैक्टीरिया से लेके ह्यूमंस तक। फॉर एग्जांपल जो UUU है ये फिनाइल एलेनिन को कोड करता है। सिर्फ कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है, जैसे कि कुछ हो गया माइटोकॉन्ड्रिया एंड कुछ प्रोटोजोन्स, उनमें एक्सेप्शंस है। फिर आता है इनिशिएटर कोडोन, जो इनिशिएट करेगा। इनिशिएटर कोडोन किसको बोला जाता है, AUG को, ठीक है, ये कोड करता है मेथियोनिन MET के लिए और ये AUG स्टार्ट कोडोन की तरह एक्ट करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आते हैं स्टॉप कोडोन। 3 स्टॉप कोडोन्स होते हैं, ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, UAA, UAG, UGA, ठीक है। ये इन तीनों को स्टॉप कोडोन बोला गया है और ये किसी भी एमिनो एसिड के लिए कोड नहीं करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनिशिएटर और स्टार्ट कोडोन, दैट इज AUG, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर स्टॉप कोडोन्स, ओके।
तो ये तीनों स्टॉप कोडन्स हैं। नेक्स्ट है जेनेटिक कोड जो है वो डीजेनरेट है। क्यों? क्योंकि वन एमिनो एसिड जो है उसके पास मल्टीपल कोडोन्स हो सकता है, मतलब एक एमिनो एसिड मल्टीपल कोडोन से कोड हो सकता है। म्यूटेशंस देख लेते हैं। म्यूटेशन क्या होता है? डीएनए के सीक्वेंस में चेंज होता है। ये हेल्प करता है जीन और डीएनए के रिलेशनशिप को समझने में। टाइप्स देख लेते हैं डीएनए म्यूटेशन का। पॉइंट म्यूटेशन, इसमें सिर्फ एक सिंगल बेस पेयर में चेंज होगा। मान लो MAG है तो यहाँ पे MTC आ गया, मतलब यहाँ सिर्फ सिंगल बेस पेयर में चेंज हो रहा है। बस मैंने ये एग्जाम्पल के लिए समझाया है। इसका एग्जाम्पल क्या है? सिकल सेल अनीमिया, बीटा ग्लोबिन जीन म्यूटेशन, ठीक है। इसमें ग्लूटामिक एसिड चेंज हो जाता है वेलाइन से और ये सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन से होता है, ठीक है। तो पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल है सिकल सेल अनीमिया। नेक्स्ट आता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ये कैसे होता है? इसमें इंजर्शन या डिलीशन होता है एक या दो बेस पेयर्स का। इससे इफेक्ट क्या होता है? रीडिंग फ्रेम पूरा चेंज हो जाता है। ये डाउनस्ट्रीम कोडोन्स को चेंज कर देता है और इसमें सीवियर इफेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल राम हैज़ रेड कैप, ठीक है। तो इसमें हमने बोला कि एक बेस पेयर या दो बेस पेयर इंसर्ट हो सकते हैं या डिलीट हो सकते हैं। तो मान लो हमने इनके बीच में एक बेस पेयर बी को हमने अटैच किया, तो यहाँ पे मैंने बी लाया, ठीक है। तो अब इससे क्या हुआ? ये जो सारे कोडोन्स हैं वो आगे की तरफ शिफ्ट हो गए, ठीक है, क्योंकि 3 पेयर में डिनोट करते हैं ना हम कोडोन्स को। सो राम हैज़, अब आर की जगह बी यहाँ पे आ गया, तो कैसे पढ़ना हो गया? ब्री DCAP। तो यहाँ पे पूरा रीडिंग फ्रेम ही चेंज हो गया, ठीक है। अगर हमने दो बेस पेयर्स डाल दिए, मान लो BI, दो बेस पेयर्स हमने इनके बीच डाल दिया, सो राम हैज़ BI, ठीक है। तो अब यहाँ पे आर हो गया, बाकी वाले इधर शिफ्ट हो गए, तो इन्होंने पूरा जो रीडिंग फ्रेम है वो चेंज कर दिया। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस कंप्लीट रीडिंग फ्रेम? वो है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में रीडिंग फ्रेम चेंज होता है। नेक्स्ट है नॉन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ये इंजर्शन या डिलीशन होगा 3 बेसिस का या फिर मल्टीपल्स ऑफ 3 में। वन और मोर अमीनो एसिड्स जो होंगे ऐड होंगे या रिमूव हो सकते हैं। रीडिंग फ्रेम इसमें चेंज नहीं होगा, अनचेंज रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आप बिग को इंसर्ट करो, राम हैज़ बिग रेड कैप, तो यहाँ पे ज़्यादा रीडिंग फ्रेम चेंज नहीं हुआ, रीडिंग फ्रेम प्रिजर्व रहा, सेम रहा। वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में रीडिंग फ्रेम चेंज होगा, नॉन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में रीडिंग फ्रेम चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये की डिफरेंस यहाँ पे दिया है। नेक्स्ट है टीआरएनए। टीआरएनए को अडेप्टर मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अडेप्टर मॉलिक्यूल? दैट इज टीआरएनए। टीआरएनए का फुल फॉर्म है ट्रांसफर आरएनए। इसे सॉल्युबल आरएनए, एसआरएनए भी बोला जाता है। ये अडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करता है ट्रांसलेशन के टाइम। फ्रांसिस क्रिक्स प्रोपोजल, उन्होंने प्रोपोज किया था अडेप्टर मॉलिक्यूल के एग्जिस्टेंस का, जिसका फंक्शन क्या था? जेनेटिक कोड को पढ़ना और स्पेसिफिक एमिनो एसिड को कैरी करना। बाद में इसको आइडेंटिफाई किया गया एज अ टीआरएनए। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, हर एक एमिनो एसिड के का स्पेसिफिक टीआरएनए होता है। एक स्पेशल इनिशिएटेड टीआरएनए होता है जो फर्स्ट एमिनो एसिड को कैरी करता है इनिशिएशन के टाइम। यहाँ पे कोई भी टीआरएनए ऐसे नहीं है जो स्टॉप कोडन्स के लिए कोई भी टीआरएनए नहीं है। फंक्शंस क्या है टीआरएनए का? एंटीकोडोन लूप, ये एंटीकोडोन कंटेन करता है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होता है एमआरएनए कोडोन के लिए, जेनेटिक कोड को रीड करता है। दूसरा क्या है? इसमें एमिनो एसिड एक्सेप्टर एंड होते हैं। ये हम पार्ट्स पढ़ रहे हैं टीआरएनए का, ठीक है। एंटीकोडोन लूप, दूसरा पार्ट है एमिनो एसिड एक्सेप्टर एंड, ये स्पेसिफिक एमिनो एसिड से बाइंड करेगा और 3' एंड पे प्रेजेंट होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है टीआरएनए का? सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है क्लोवर लीफ शेप का होता है, जो लॉन्ग का होता है उसके शेप का होता है। टर्शियरी स्ट्रक्चर में जो टीआरएनए होता है वो उल्टा इन्वर्टेड एल शेप्ड के स्ट्रक्चर में होता है और जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है वो कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे देखो ये टीआरएनए अडेप्टर मॉलिक्यूल है, ठीक है। 3' एंड पे एमिनो एसिड एक्सेप्टर एंड है जो कि स्पेसिफिक होता है अमीनो एसिड के लिए। और यहाँ पे ये एंटीकोडोन है। ये एंटीकोडोन मतलब ये स्पेसिफिक होते हैं एमआरएनए पे कोडोन के लिए, उनके साथ ये बेस पेयर करेंगे। अभी यू है, यू हमेशा कंबाइन होता है ए के साथ, ये अभी हम सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसलेशन। क्या होता है? ट्रांसलेशन में प्रोसेस होता है एमिनो एसिड के पॉलीमराइजेशन का, ताकि पॉलीपेप्टाइड फॉर्म हो सके। सिंपल टर्म में आरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। इसको ट्रांसलेशन बोलते हैं। जो ऑर्डर और सीक्वेंस होता है अमीनो एसिड्स का वो डिफाइन होता है एमआरएनए में बेस के सीक्वेंस से। पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब एमिनो एसिड कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है, चेन बना रहे हैं, तो अमीनो एसिड अब एक दूसरे से ज्वाइन कैसे होंगे? तो वो पेप्टाइड बॉन्ड से ज्वाइन होंगे। सो पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है वो दो एमिनो एसिड के बीच का बॉन्ड होता है। पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट है एमाइनो एसाइलेशन। एमाइनो एसाइलेशन को टीआरएनए की चार्जिंग भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट फेज में एमिनो एसिड खुद जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा एटीपी के प्रेजेंस में और अपने कॉग्नेट टीआरएनए से लिंक्ड हो जाएगा, ठीक है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए या एमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, ठीक है। तो क्या हुआ? चार्जिंग या एमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए जो है एटीपी से खुद इनिशिएट हो जाएगा। राइबोसोम, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। राइबोसोम कंपोजिशन क्या है? राइबोसोम के पास स्ट्रक्चर, आरएनए और 80 डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं। स्ट्रक्चर क्या है? अपने इनएक्टिव स्टेट में ये 2 सब यूनिट्स में होता है, ठीक है, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट। तो इनएक्टिव स्टेट में राइबोसोम के पास लार्ज और स्मॉल सब यूनिट होगा। ट्रांसलेशन यूनिट है राइबोसोम। ट्रांसलेशन यूनिट जो होता है एमआरएनए में वो
सीक्वेंस होता है आरएनए से, जो कि फ्लैंक्ड होता है स्टार्ट कोडोन से। स्टार्ट कोडोन कौन सा हुआ, AUG, और स्टॉप कोडोन भी होते हैं जो पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करेंगे। अब कुछ UTR आता है। UTR क्या होता है, अनट्रांसलेटेड रीजन्स होते हैं, नाम से पता चल रहा है ये वो रीजन्स होते हैं जो ट्रांसलेट नहीं होंगे, उन्हें UTRS बोला जाता है। ये जो UTRS होते हैं वो 5' एंड पे भी प्रेजेंट होते हैं स्टार्ट कोडोन के स्टार्ट से पहले, और 3' एंड पे भी प्रेजेंट होते हैं। 5' एंड पे ये स्टार्ट कोडोन से पहले प्रेजेंट होंगे और 3' एंड पे ये स्टॉप कोडोन के बाद प्रेजेंट होंगे। ये भी चीज़ याद रखना, स्टार्ट कोडोन 5' एंड पे होता है, 5' एंड से पहले होगा, और जो स्टॉप कोडोन है वो 3' एंड पे होता है, 3' एंड के बाद होगा। पहले प्रेजेंट है इसलिए इसको बोला गया है अपस्ट्रीम, और ये जो स्टॉप कोडोन है वो बाद में प्रेजेंट है 3' एंड के, इसलिए उसको बोला गया है डाउनस्ट्रीम। और ये एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए जरूरी है। एक और चीज, राइबोसोम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस का साइट है, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी बोला गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहाँ पे प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज होता है। स्टेप देख लेते हैं ट्रांसलेशन का, वही 3 स्टेप है, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन के लिए क्या होता है, राइबोसोम जो है वो बाइंड करेगा mRNA पे जो स्टार्ट कोडोन होता है। स्टार्ट कोडोन कौन सा है, AUG, जो कि रिकॉग्नाइज्ड होगा सिर्फ इनिशिएटर tRNA से। फिर राइबोसोम जो है वो प्रोसीड करेगा इलॉन्गेशन फेज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस में। इलॉन्गेशन में क्या होगा, इस टाइम पे कॉम्प्लेक्स कंपोज होगा अमीनो एसिड का, जो कि लिंक्ड होगा tRNA से, और सिक्वेंशली ये बाइंड करेंगे एप्रोप्रिएट कोडोन से mRNA में, ठीक है, और फॉर्मिंग करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स विद द tRNA एंटीकोडोन। mRNA का कोडोन बेस पेयर करेगा tRNA पे एंटीकोडोन जो प्रेजेंट है, तो इससे क्या होगा, चेन का इलॉन्गेशन होगा। राइबोसोम मूव करेगा कोडोन टू कोडोन, mRNA पे कोडोन से कोडोन राइबोसोम मूव करेगा, ये इलॉन्गेशन फेज है। और जो एमिनो एसिड्स है वो 1 by 1 जो है वो ऐड होंगे और ट्रांसलेटेड होंगे पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस में। नेक्स्ट टर्मिनेशन, अब एंड पे एक रिलीज फैक्टर जो है वो बाइंड हो जाएगा स्टॉप कोडोन के साथ और ट्रांसलेशन को रोक देगा, और उसके बाद कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड जो है राइबोसोम से वो रिलीज हो जाएगा। नेक्स्ट है जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन या कंट्रोल कैसे होता है। जीन एक्सप्रेशन क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन का फॉर्मेशन, ये सेलुलर नीड्स के अकॉर्डिंग कंट्रोल होता है। रेगुलेशन क्यों जरूरी है, एनर्जी को बचाने के लिए, और प्रोटीन तभी प्रोड्यूस हो जब बॉडी को जरूरत हो, नहीं तो ऐसे तो हमेशा प्रोड्यूस होते रहेगा। रेगुलेशन यूकैरियोट्स में कैसे होता है, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे होता है। रेगुलेशन जो होता है प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट के फॉर्मेशन के टाइम, प्रोसेसिंग लेवल पे होता है जब स्प्लाइसिंग होता है उस टाइम पे, ट्रांसपोर्ट लेवल पे होता है कंट्रोल जब mRNA का ट्रांसपोर्ट होता है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में तब होता है, ट्रांसलेशनल लेवल पे होता है। ट्रांसलेशन लेवल पे कब होता है, जब प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे। तो ये यूकैरियोट्स में ये चारों लेवल पे जो है वो रेगुलेशन होता है जीन एक्सप्रेशन का, तो आप ये याद रखना। नेक्स्ट है ऑपरेटर जीन क्या होता है, ये डीएनए सीक्वेंस होते हैं प्रोमोटर के पास, ये रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड करते हैं और ये प्रोमोटर की एक्सेसिबिलिटी को कंट्रोल करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ऑपरेटर जो है वो प्रोमोटर के एडजेसेंट लाई करता है, मतलब प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट एक एग्जांपल देख लेते हैं जीन एक्सप्रेशन का, बीटा ग्लैक्टोसिडेज इन ई कोली बैक्टीरिया है। इसका फंक्शन क्या होता है, बीटा ग्लैक्टोसिडेज एंजाइम का, ये लैक्टोज को ब्रेक करता है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। अगर लैक्टोज, इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो एंजाइम बनेगा, ठीक है, लैक्टोज एब्सेंट होगा तो एंजाइम जो है वो सिंथेसाइज नहीं होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बीटा ग्लैक्टोसिडेज एंजाइम है जो ग्लूकोज को, जो लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ब्रेक डाउन करता है। जीन रेगुलेशन प्रोकैरियोट्स में क्या है, मेन कंट्रोल पॉइंट कौन सा है, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन, ये मेन कंट्रोल पॉइंट है प्रोकैरियोट्स में जीन रेगुलेशन का। आरएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी ये कंट्रोल करता है, कंट्रोल होता है रेगुलेटरी प्रोटीन से। ऑपरेंड स्पेसिफिसिटी क्या होता है, हर एक ऑपरेंड जो होता है उसके पास स्पेसिफिक ऑपरेटर होगा और स्पेसिफिक रिप्रेसर होगा। फैक्टर्स जो रेगुलेट करते हैं जीन एक्सप्रेशन को वो मेटाबॉलिक होते हैं, फिजियोलॉजिकल, एनवायरमेंटल कंडीशंस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड एम्ब्रियोनिक डिफरेंशिएशन। रेगुलेटरी प्रोटीन्स कौन से होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, एक्टिवेटर्स एंड रिप्रेसर्स। एक्टिवेटर्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली रेगुलेट करते हैं, पॉजिटिव रेगुलेशंस होता है इसमें, जिससे अब पॉजिटिव है तो इसमें ट्रांसक्रिप्शन जो है वो इंक्रीज होगा। रिप्रेसर्स में क्या होता है, ये नेगेटिव रेगुलेशन करते हैं और इसमें ट्रांसक्रिप्शन डिक्रीज होगा, इसलिए इसको नेगेटिव बोला गया है। जैसे एग्जांपल ले लो, लैक ऑपेरॉन है तो इसके पास लैक ऑपरेटर भी होगा और लैक रिप्रेसर भी होगा। अभी ट्रांसलेशन में यहाँ पे मैंने 1 लाइन रिवीजन भी किया है, तो आप इसमें देख सकते हो कि जैसे पूरा स्टेप मैंने 1 लाइन रिवाइज में किया है, 1 लाइन में आप रिवाइज कर सकते हो, तो आप ये स्टेप्स देख लेना, ये आपको इजी होगा लर्न करने में, ठीक है। और ये जो रेगुलेशन में हम पढ़ लेते हैं ये मैंने आपको करवा दिया है। अब ये देख लेते हैं, अगर लैक्टोज एब्सेंट होगा मतलब जीन जो है वो ऑफ हो गया। मेन रेगुलेशन प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन पे होता है, एक्टिवेटर्स ट्रांसक्रिप्शन को इंक्रीज करते हैं, रिप्रेसर्स ट्रांसक्रिप्शन को डिक्रीज करते हैं, ठीक है। बीटा ग्लैक्टोसिडेज ब्रेक करेगा लैक्टोज को, तो लैक्टोज प्रेजेंट रहेंगे तो जीन ऑन रहेगा और लैक्टोज एब्सेंट रहेंगे तो जीन जो है वो ऑफ रहेगा। ऑपरेटर किसको बाइंड करते हैं, रिप्रेसर को। ईच ऑपरेंड जो है उसके पास स्पेसिफिक ऑपरेटर एंड रिप्रेसर होता है, ठीक है। लैक ऑपरेटर जो है सिर्फ इंटरेक्ट करेगा लैक रिप्रेसर के साथ। नेक्स्ट है लैक ऑपेरॉन, इसको डिस्कवर किया था फ्रैंकोइस जैकोब एंड जैकिस मोनार्ड ने। फर्स्ट एक्सप्लेन किया था ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन को। ऑपेरॉन होता क्या है, ये क्लस्टर ऑफ जीन्स होता है, ग्रुप होता है जीन का जो कंट्रोल होता है कॉमन प्रोमोटर से एंड रेगुलेटरी जीन से। इसके एग्जांपल है लैक ऑपेरॉन।
tryptophan operon, arabinose operon, हिस्टिडीन ओपेरॉन एंड वैलिनोपेरॉन। लैक ओपेरॉन मतलब लैक ओपेरॉन जब लैक्टोज एब्सेंस होगा उस टाइम पे क्या होगा, रिप्रेसर जो है वो आई जीन के साथ बाइंड कर लेगा। आई जीन क्या होता है, इनहिबिटरी जीन होता है। फिर रिप्रेसर बाइंड करेगा ऑपरेटर के साथ, आरएनए पॉलीमरेज जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ हो जाएगा, उसकी वजह से ओपेरॉन भी ऑफ हो जाएगा। उसके बाद लैक ओपेरॉन कैसे एक्ट करेगा, अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो लैक्टोज एंटर कर जाएगा परमिएज के थ्रू। ठीक है, ये होता क्या अभी हम पढ़ेंगे, परमिएज वगैरह क्या होता है। लैक्टोज जिसे एलोलैक्टोज बोलते हैं वो रिप्रेसर से बाइंड कर लेगा, रिप्रेसर जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा, ऑपरेटर फ्री हो गया, आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर से बाइंड कर लेगा, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा और ऑपरेंड जो है वो ऑन हो जाएगा। अब कंपोनेंट्स देख लेते हैं लैक ऑपरेंड को। हम ये जो बात कर रहे हैं कि ये आई जीन ये सब क्या है देख लेते हैं। ये कंपोनेंट्स हैं लैक ऑपरेंड के। सबसे पहला है रेगुलेटरी जीन। रेगुलेटरी जीन में आई जीन आता है। आई जीन जो है वो रिप्रेसर प्रोटीन के लिए कोड करता है और आई से मतलब इनहिबिटर। स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, रेगुलेटरी जीन में आई जीन हो गया और स्ट्रक्चरल जीन में फिर तीन जीन्स होते हैं, जेड जीन, वाई जीन एंड ए जीन। जेड जीन जो है ये कोड करता है बीटा गैलेक्टोसिडेज के लिए। बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम है जो लैक्टोज को ब्रेक करता है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। वाई जीन जो है ये परमिएज के लिए कोड करता है, परमिएज एंजाइम के लिए। परमिएज क्या करता है, ये लैक्टोज की एंट्री को इंक्रीज करता है इनटू द सेल, मतलब लैक्टोज के ट्रांसपोर्ट को सेल के अंदर वो कंट्रोल करेगा परमिएज एंजाइम। ए जीन जो है वो ट्रांस एसिटाइलाइज एंजाइम के लिए कोड करेगा। सो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या है। लैक्टोज एब्सेंट रहा, रिप्रेसर एक्टिव रहा, ऑपरेरन ऑफ रहा। लैक्टोज प्रेजेंट है तो रिप्रेसर इनएक्टिव रहेगा, ऑपरेरन ऑन रहेगा। इंड्यूसर्स क्या होते हैं, इंड्यूसर्स लैक्टोज या एलोलैक्टोज प्रेजेंट होते हैं, ये इंड्यूसर की तरह एक्ट करते हैं, स्विच करते हैं लैक ऑपरेरन को ऑन या ऑफ। तो लैक ऑपरेरन का ऑन और ऑफ ये कौन डिसाइड करता है, इंड्यूसर जो कि लैक्टोज या एलोलैक्टोज है। ग्लूकोज इंड्यूसर नहीं है, ना ही गैलेक्टोज इंड्यूसर है। इंड्यूसर कौन है, लैक्टोज, एलोलैक्टोज। नेक्स्ट रेगुलेशन टाइप 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। नेक्स्ट है HGB, इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या होता है, मेगा प्रोजेक्ट है, 1990 में स्टार्ट हुआ था और 2003 में कंप्लीट हुआ था। इसका एम था एंटायर पूरे ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस करना। इंपॉर्टेंस क्या है इसका, डिजीज के डायग्नोसिस में, डिजीज ट्रीटमेंट में, डिजीज प्रिवेंशन में, ह्यूमन बायोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के लिए। एप्लीकेशन इसका हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एनर्जी प्रोडक्शन, इन्वायरमेंटल रेमेडिएशन में इसका एप्लीकेशन है। ह्यूमन जीनोम फैक्ट्स देख लो, ह्यूमन जीनोम में 3 × 10⁹ बेस पेयर होता है। ह्यूमन जीन्स 20,000 से 25,000 के लगभग होते हैं। ये क्लोजली बायोइन्फॉर्मेटिक्स के साथ एसोसिएटेड होता है। कौन से ऑर्गेनिजम्स को सीक्वेंस किया गया, बैक्टीरिया, ईस्ट और सिनोरा एब्डिटिस एलिगेंस जिसे निमेटोड बोलते हैं, ड्रोसोफिला, फ्रूट फ्लाई है, राइस और अरेबिडोप्सिस। गोल क्या था HGP का, 20,000 25,000 जीन्स को आइडेंटिफाई करना और सीक्वेंस डिटरमाइन करना 3 बिलियन बेस पेयर्स का, स्टोर करना डाटा को डाटाबेस में, इंप्रूव करना डाटा एनालिसिस टूल्स को, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी को इंडस्ट्री में लाना और एड्रेस करना LC को। LC में E का मतलब एथिकल, L का मतलब लीगल और SI का मतलब सोशल इश्यूज। ठीक है, इन तीनों इश्यूज को एड्रेस करना। मेथोडोलॉजीज क्या थे HGP के, फर्स्ट था EST अप्रोच। EST मतलब एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स अप्रोच। ये आइडेंटिफाई कर रहा था जो जीन एक्सप्रेस्ड हो रहे थे एज अ RNA। दूसरा जो मेथोडोलॉजी था HGP का था वो था सीक्वेंस एनोटेशन। ये सारे जीनोम का सीक्वेंसिंग है, इसमें कोडिंग नॉन कोडिंग DNA दोनों आते हैं और ये फंक्शंस बाद में फंक्शंस उनको असाइन किए गए। HGP का मेजर कंट्रीब्यूटर्स कौन से हैं, मेजर ऑर्गेनाइजेशन है US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी DOE, नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ NIH एंड वेलकम ट्रस्ट UK। कुछ अदर कंट्रीज भी है, जापान, फ्रांस, जर्मनी एंड चाइना। तो मेजर ऑर्गेनाइजेशंस ये है जिन्होंने HGP में कंट्रीब्यूट किया था। वेक्टर्स एंड होस्ट, होस्ट इसमें लिया गया बैक्टीरिया एंड ईस्ट। बैक्टर्स थे बैक से बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम और यैक से ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम। सीक्वेंसिंग मेथड क्या है, ऑटोमेटेड DNA सीक्वेंसर्स थे। बेस था फ्रेडरिक सेंगर मेथड पे। सीक्वेंस करा था अलाइन यूजिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स को यूज करके, इसमें सीक्वेंस को अलाइन किया गया, एनोटेशंस किया गया क्रोमोजोम वाइज। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। क्रोमोजोम 1 जो है वो सबसे लास्ट में सीक्वेंस हुआ था। लास्टली जो क्रोमोजोम था वो कौन सा सीक्वेंस हुआ था, क्रोमोजोम 1 2006 में। ठीक है, तो ये आप याद रखना, लास्ट क्रोमोजोम जो सीक्वेंस हुआ वो है क्रोमोजोम 1। टोटल ह्यूमन क्रोमोजोम्स जो सीक्वेंस्ड हो चुके हैं 22 ऑटोजोम्स। ऑटोजोम्स मींस जो नॉन सेक्स क्रोमोजोम्स होते हैं। एक्स क्रोमोजोम हो चुका है, वाई क्रोमोजोम्स हो चुका है, मतलब 24 क्रोमोजोम्स जो है वो सीक्वेंस्ड हो चुके हैं। जेनेटिक मैपिंग को यूज किया गया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पॉलीमॉर्फिज्म के लिए एंड माइक्रोसैटेलाइट्स के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं DNA फिंगरप्रिंटिंग। ये होता क्या है, इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करने के लिए टेक्निक यूज होता है और ये क्या यूज करता है, DNA पॉलीमॉर्फिज्म। इसे डेवलप किया था इस टेक्निक को साइंटिस्ट एलेक जेफरी ने। DNA फिंगरप्रिंट
प्रिंटिंग का बेसिस क्या है, किस बेस पे ये होता है? इसका बेसिस है कि जो 99.9% डीएनए होते हैं वो सारे ह्यूमंस में सेम है, सिर्फ जो रिमेनिंग कितना बच गया 0.1% सिर्फ वही डिफरेंस है, और यही जो 0.1 डिफरेंस है वो यूनिक बनाता है हर एक इंडिविजुअल का, ठीक है। तो यही जो 0.1% है वही बेस है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। किस पे बेस्ड होता है? पॉलीमॉर्फिज्म होता है रेपिटेटिव डीएनए में। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? ये जेनेटिक वेरिएशन होता है डीएनए लेवल पे। किसकी वजह से होता है? म्यूटेशंस की वजह से। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? इनहेरिटेबल म्यूटेशन फ्रीक्वेंसी जो होती है बड़ी होती है 0.01 से, इसे डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म बोला गया है। इंपॉर्टेंस क्या है डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बेसिस, जेनेटिक मैपिंग एंड इवोल्यूशन ऑफ स्पेसिएशन स्टडीज। रेपिटेटिव डीएनए क्या है? ये सैटेलाइट डीएनए होते हैं, रेपिटेटिव डीएनए के सीक्वेंस होते हैं और ये सेपरेटेड होते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन से। 2 टाइप्स के होते हैं, माइक्रो एंड मिनी। नॉन कोडिंग डीएनए है, हाईली पॉलीमॉर्फिक होते हैं। वीएनटीआर क्या होता है? वीएनटीआर का फुल फॉर्म है वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडेम रिपीट्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये होते क्या है? मिनी सैटेलाइट डीएनए के टाइप होते हैं, हाईली पॉलीमॉर्फिक होते हैं, और इसमें ये जो इसको यूज किया गया था, प्रोब जो था वो यूज किया था एलेक जेफरी ने। इसका साइज होता है 0.1 से लेकर 20 किलो बेस तक, ठीक है। तो एज अ प्रोब जो यूज हुआ है वो है VNTR, ओके। नेक्स्ट स्टेप क्या आता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में? सबसे पहले हमें जिस भी डीएनए को एनालाइज करना है उसको आइसोलेट करना होगा, सो आइसोलेशन ऑफ डीएनए। उसके बाद रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाइजेशन आता है, फिर उसके बाद जेल की इलेक्ट्रोफोरेसिस की जाती है, उसके बाद सडन ब्लॉटिंग किया जाता है, इसमें नाइलॉन या नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन का ट्रांसफर किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप आता है हाइब्रिडाइजेशन विद लेबल्ड VNTR प्रोब के साथ हाइब्रिडाइज किया जाता है। फिर लास्ट में ऑटो रेडियोग्राफी की जाती है जिसमें डीएनए बैंड पैटर्न प्रोड्यूस होते हैं। तो ये देखो बैंड पैटर्न प्रोड्यूस हुए, फिर इनकी स्टडी की जाती है। सबसे पहले जीनोमिक डीएनए लिया, फिर रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन किया। रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन से क्या हुआ? ये डीएनए को स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक करता है, ठीक है, जिसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बोलते हैं। फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की गई, फिर सडन ब्लॉटिंग की गई, ठीक है, VNTR लगाया गया, फिर उसके बाद डीएनए बैंड प्रोड्यूस किया गया ऑटो रेडियोग्राफी को यूज करके। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके, हर एक इंडिविजुअल जो है अपना यूनिक बैंड पैटर्न शो करता है। आइडेंटिकल मतलब मोनोजाइगोटिक जो ट्विंस है उनका पैटर्न सेम होगा। पीसीआर क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये सेंसिटिविटी को इंक्रीज करता है। डीएनए फ्रॉम सिंगल सेल कैन बी यूज, ठीक है, पीसीआर में एक सिंगल सेल से डीएनए को यूज कर सकते हैं। एप्लीकेशन क्या है पूरा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का? फॉरेंसिक साइंस में, क्रिमिनल के आइडेंटिफिकेशन में, पैटर्निटी टेस्टिंग में, जहाँ पे पेरेंटेज डिस्प्यूट्स होते हैं वहाँ पे पैटर्निटी टेस्टिंग के लिए भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को यूज किया जाता है। पॉपुलेशन जेनेटिक्स के लिए, जेनेटिक डाइवर्सिटी को स्टडी करने के लिए, और ह्यूमन इवोल्यूशन स्टडी में भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को यूज करते हैं। नेक्स्ट एक टॉपिक बच गया बहुत ही इंपॉर्टेंट, सैलिएंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। कुछ फीचर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के। ह्यूमन जीनोम फैक्ट्स क्या है? ह्यूमन जीनोम 3164.7 मिलियन बेस पेयर होता है। एवरेज जीन का साइज क्या है? 3000 बेसेस। लार्जेस्ट ह्यूमन जीन क्या है? डिस्ट्रोफिन, ठीक है, जिसका साइज 2.4 मिलियन बेस है। वेरी इंपॉर्टेंट, लार्जेस्ट ह्यूमन जीन। नंबर ऑफ जीन्स कितने? टोटल जीन्स 30,000 है। अर्लियर एस्टिमेट था 80,000 से 1,40,000 जीन्स तक। ह्यूमन सिमिलैरिटी क्या है? 99.9% डीएनए जो होते हैं वो सारे ह्यूमंस में आइडेंटिकल होते हैं। अननोन जीन्स, फंक्शंस अननोन के लिए वो 50% जीन्स है। प्रोटीन कोडिंग डीएनए क्या है? 2% जीनोम जो है, 2% से भी कम जीनोम जो है वो प्रोटीन्स के लिए कोड करते हैं। रेपिटेटिव डीएनए क्या होते हैं? ये ह्यूमन जीनोम का लार्जेस्ट पोर्शन होता है रेपिटेटिव डीएनए। रेपिटेटिव सीक्वेंस क्या होते हैं? डीएनए रिपीटेड होता है मेनी टाइम्स, ठीक है, 100 to 1000 ऑफ कॉपीज में रिपीट हो सकता है। कोई डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन नहीं है इसका। इंपॉर्टेंस क्या है? क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में, क्रोमोसोम के डायनेमिक्स में एंड इवोल्यूशन की स्टडी में। SNP क्या होता है? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है। डेफिनेशन क्या है? इसमें सिंगल बेस के डीएनए में डिफरेंस होता है, मतलब सिंगल बेस डीएनए में डिफरेंस होगा। नंबर आइडेंटिफाइड, अबाउट कितने SNP प्रेजेंट है? 1.4 मिलियन SNPs प्रेजेंट है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? जीन मैपिंग में, डिजीज की जीन मैपिंग में हेल्प करता है। ह्यूमन इवोल्यूशन में या हिस्ट्री की स्टडी करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टर्म है SNPs, ठीक है। SNPs का फुल फॉर्म क्या होता है? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसका मतलब होता है SNPs, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। तो जो SNP है वो इंपॉर्टेंट है। क्रोमोसोम फैक्ट्स देख लेते हैं। क्रोमोसोम 1 जो है इसमें सबसे ज़्यादा जीन्स प्रेजेंट है, 2968, ठीक है। ह्यूमन की बात करें हम, Y क्रोमोसोम में सबसे कम जीन प्रेजेंट है, फीवेस्ट जीन, कितना? ओनली 231। एप्लीकेशन क्या है HGP का? बेटर अंडरस्टैंडिंग बायोलॉजिकल सिस्टम का। डिजीज जीन को आइडेंटिफाई करना, स्टडी करना सारे जीन्स को एक साथ, जीनोम वाइड एनालिसिस है, स्टडी करना सारे ट्रांसक्रिप्ट्स को, ट्रांसक्रिप्टोम को, अंडरस्टैंडिंग करना जीन प्रोटीन का इंटरेक्शन क्या है उसको, इंप्रूव करना डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट की स्ट्रैटेजीज को। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट गया था।
वो भी कर लिया हमने। नेक्स्ट है अब कुछ लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। विच क्रोमोसोम इन द ह्यूमन जीनोम हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन्स? अभी हमने किया है क्रोमोसोम 1। अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए इज डिफाइंड प्राइमरी बाय विच 3 रीजंस? ये भी हमने अभी किया है। कौन से 3 रीजन होते हैं? प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। इसी सीक्वेंस में आपको लर्न करना है, इसी सीक्वेंस में ये प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है लैक्टोज प्रेजेंट इन द ग्रोथ मीडियम ऑफ बैक्टीरिया इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द सेल बाय द एक्शन ऑफ लैक्टोज। कौन सा एंजाइम जो है वो लैक्टोज को ट्रांसफर करेगा सेल के अंदर? ये भी अभी हमने किया है, दैट इज परमिएज एंजाइम। ठीक है, मैच द लिस्ट। इसमें क्या है? आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है वो क्या होता है? प्रोमोटर की तरह एक्ट करता है। टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एसएनआरएनपी है। स्प्लाइसिंग ऑफ एक्सॉन्स में क्या है? ये है एसएनआरएनए एंड टीआरएनए। टाटा बॉक्स क्या होता है? रो फैक्टर। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जेनेटिक कोड? कोडॉन इज ट्रिपलेट। हाँ, ट्रिपलेट में होता है, अभी हमने किया है, ये भी किया है। नियरली यूनिवर्सल, यूनिवर्सल होते हैं सारे कोडोन। कोड हैज पंक्चुएशंस। कोड में पंक्चुएशंस होता है, गलत है, कोड में पंक्चुएशन नहीं होता है, कंटिन्यूसली हम रीड करते हैं। डीजेनरेट होता है जेनेटिक कोड? यस, डीजेनरेट होता है। विच टेक्निक वॉज यूज्ड इन इलूसिडेशन ऑफ द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए? डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए कौन से स्टेप से हुआ था, कौन से प्रोसेस से हुआ था? ये भी अभी हमने किया है, एक्सरे डिफ्रैक्शन से। अ कॉम्प्लेक्स ऑफ राइबोसोम अटैच्ड टू अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ एमआरएनए इज कॉल्ड पॉलीजोम। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। राइबोसोम जहाँ पे बहुत सारे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीजोम। जोम से राइबोसोम और पॉली मतलब बहुत सारे राइबोसोम की यूनिट अटैच्ड है। नेक्स्ट, ये कुछ मोस्ट रिपीटेड नीट कॉन्सेप्ट्स हैं इस चैप्टर के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डीएनए डबल हेलिक्स वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। मिसेल्सन एंड स्टाहल एक्सपेरिमेंट, डीएनए रेप्लिकेशन एंजाइम्स जो है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है? आरएनए पॉलीमरेज, तीनों टाइप्स के आरएनए पॉलीमरेज, जेनेटिक कोड एयूजी, स्टार्ट कोडन है, स्टॉप कोडन्स कौन से? टीआरएनए का स्ट्रक्चर क्या है? ट्रांसलेशन, लैक ऑपेरॉन, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, वीएनटीआर, ये मोस्ट रिपीटेड नीट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के। ठीक है, मोस्टली रिपीटेड होते हैं इनमें से क्वेश्चंस। अब नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के फेवरेट टर्म्स देख लेते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग फेवरेट टर्म है, एलेक्स ज़ैफरी। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, सैटेलाइट डीएनए, मिनी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट, वीएनटीआर, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। ठीक है, सदर्न ब्लॉटिंग क्या होता है? रेस्ट्रिक्शन, एंडोन्यूक्लियस क्या है? ऑटो रेडियोग्राफी, पीसीआर, फॉरेंसिक साइंस, पैटर्निटी टेस्टिंग, मोनोजाइगोटिक ट्विंस, जेनेटिक मैपिंग, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कुछ फेवरेट टर्म्स हैं। ओके, सो ये हाई यील्डिंग टॉपिक है इस चैप्टर के। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।